है देयर आर फ्यू पॉइंट्स लिस्ट किए हैं मैंने, डेफिनेशन, पर्पस, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैश अकाउंटिंग सिस्टम और अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, नेचर ऑफ अकाउंट्स, एग्जाम टाइप क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ये जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये तो मैं हर लेक्चर के साथ जहाँ जहाँ एग्जाम के हवाले से की एरियाज होंगे, फोकस पॉइंट्स होंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनको नोट करते रहिएगा। और पास एग्जाम पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको हर लेक्चर में मैं मेंशन करता रहूँगा। मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। ये जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी कभी कोई काम करते हैं या कोई लेक्चर लेने के लिए तैयार होते हैं तो अपने साथ एक नोटबुक, एक कैलकुलेटर और एक पेन, ये अकाउंटिंग लेक्चर्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लेक्चर तो रिकॉर्डेड है और ये बार बार हम देख सकते हैं, तो जिस टाइम के लिए आपने ये जो टाइम एलोकेट किया इस काम को करने के लिए, आप प्लीज़ उस पर पूरी तैयारी के साथ आइए और हर दफ़ा इस रूल को अप्लाई कीजिए, सो दैट यू कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ मैं आपको की पॉइंट्स और एग्जाम टिप्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहा हूँ लेक्चर के दौरान, उनको उसी वक्त मार्क कीजिए। उसके लिए भी इंतज़ार ना कीजिए कि हम रिपीट कर लेंगे, बिकॉज इट्स ऑल योर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर आप 45 क्वालिटी मिनट्स अपने उस टॉपिक को दे देंगे तो आप यकीन रखिए कि आप, अगर सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स हासिल करना है तो वो तो अचीव हो ही जाएगा, बट जो कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे वो फॉर एवर होंगे। जनरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी बुक फॉलो करें प्रैक्टिस के लिए। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि आप कोई सी भी बुक जो दिल चाहे आप फॉलो करें, बट ओबियसली आई विल ट्राई कि मैं इस बुक के साथ साथ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्योंकि ये बुक डिज़ाइन हुई है एग्जाम पैटर्न के हवाले से भी और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को लेके चलते हैं हम इसमें। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स क्विकली। अगर आप बहुत जल्दी अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो इस बुक का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से ऑब्वियसली शुरू होता है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बाय डेफिनेशन, सिर्फ मैं इसको रीड नहीं करूंगा, रीड आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसके चार कंपोनेंट्स हैं। चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग। मैं इन चारों कंपोनेंट्स को आपके सामने और डिटेल में प्रेजेंट कर दूंगा, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई अकाउंटिंग, व्हाई डू वी स्टडी अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट। हम उसको क्यों एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज़रा इसको एक्सप्लोर करें कि हमको ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। हर बिजनेसमैन चाहता है वो प्रॉफिट करे, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस बिजनेस में रोजाना के डिफरेंट तरह के डिसीजन उसको लेने होंगे। अब वो जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो टाइमली रिकॉर्ड होंगे अगर, तो उसको पता चलेगा कि वो फैसला सही था कि नहीं था। अगर वो रिकॉर्डिंग टाइम पे नहीं होगी, वो रिकॉर्डिंग बिजनेस इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट्स टू सप्लायर, यानी कि जो माल आपने ख़रीदा उसकी पेमेंट, जो माल आपने किसी कस्टमर को बेचा उसका कलेक्शन, अगर आपने उसके पैसे रिसीव करने हैं तो वो आप कब कब और कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप कोई बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसकी रिकन्सिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको ये नहीं मालूम कि आपने जो माल पिछले महीने खरीदा था अब उसकी वैल्यू आज आपके गोडाउन में क्या है और वो कितना माल एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो ट्रबल कर सकता है। तो इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग टाइमली ज़रूरी है। आप कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, वेदर इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सेल बेस्ड आप कोई काम करते हैं, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई काम करते हैं, ये सारे सिस्टम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिजनेसमैन को ये भी मालूम होना चाहिए कि उसने किसी से कोई उधार माल खरीदा था, किसी से किसी वक्त लोन लिया था, या उसने कोई टैक्स अथॉरिटीज से अगर कोई उससे पूछने आता है कि भाई साहब आपने लास्ट ईयर कितना टैक्स दिया है, तो क्या उसके पास वो इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है। अगर नहीं है तो क्या वो उसको पर्चियाँ निकाल के तो नहीं देगा कि आप, मैंने इस शख्स को इस महीने में इतने रुपए का माल बेचा था और वो अभी तक नहीं आया बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। अपडेटेड अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बैंक्स को। अगर आप बैंक से कोई लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक सबसे पहले पूछेगा कि सर आप क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और आप को मैं लोन क्यों दूं। देयर शुड बी सम जस्टिफिकेशन फॉर दिस। अगर मैं साथ साथ आपको यहाँ पे ये बताऊं
कि हम जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ तो ओबियसली हर लेक्चर में कर रहा हूँ, बट इस वक्त आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इन टर्मिनोलॉजीज को गौर से देखें। प्रॉफिट जिसको हम मुनाफा कहते हैं, क्रेडिट सेल्स उधार बेचा हुआ माल होता है, क्रेडिट परचेजेस उधार जो माल आपने खरीदा होगा, इन्वेंट्री जो उसको आप कहते हैं माल है, इनफैक्ट वो बचा हुआ माल है, टोटल डेट कुल वाजिबात हैं आपके, बिजनेस एसेट्स टोटल कारोबारी असासे हैं, टैक्स वही है जो आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती है, बिजनेस लोन आपने बैंक से अगर कोई कर्जा लेना है विच इज कॉल्ड बैंक से कारोबारी कर्जा। तो ये तमाम टर्म्स हम फ्रीक्वेंटली अपनी स्टडी और लेक्चर के दौरान यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक की बात में जो मैं इसको क्विकली समराइज करूँ कि अकाउंटिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का पर्पस हमारा क्या है, वो ये है कि डे टू डे डिफरेंट बिजनेस इवेंट्स हैं, उन बिजनेस इवेंट्स को, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको जब रिकॉर्ड करना है तो वो रिकॉर्ड करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। आप हैप्पैज़र्ड वे में तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर दुकानदार अज्यूम करें कि आपने कारोबार शुरू किया और ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है एक शॉप का, आपने एक शॉप खोल ली। जब आपने शॉप की ओपनिंग की तो ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। आपने कोई कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, आपने रेंट पे करना है, आपने परचेज करनी है मर्चेंडाइज, जो कुछ भी आप कारोबार करते हैं, अज्यूम कर लें कि आप कारोबार करेंगे, बुक्स का ही कारोबार करेंगे, स्टेशनरी आइटम का कारोबार करेंगे, तो ये आपकी मर्चेंडाइज होगी। आप वो मर्चेंडाइज अपना मार्जिन रख के बेच देंगे। आप कैश पे भी बेच सकते हैं, आप कैश पे भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं। तो जब आप परचेज करेंगे क्रेडिट पे, तो इसका मतलब जो मैंने पहले टर्म यूज़ की तो वो माल आपने उधार खरीदा। फिर इसी तरह से आप अपना कोई स्टाफ और वर्कर होगा, आप उसकी सैलरी पे कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप मर्चेंडाइज बेचते हैं उधार पे, तो उसका मतलब आपने फिर उधार पे माल बेचा, उसके पैसे अभी नहीं मिलेंगे, थोड़े अरसे बाद मिलेंगे। आपके बिजली का, गैस का और अदर कोई यूटिलिटी है उसका बिल अगर आ गया तो बिल आपको पे करना होगा। तो ये सारे सवालात आपके जहन में आ सकते हैं कि व्हेन आई स्टार्ट माय बिजनेस तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें मेरी आ सकती हैं। तो ये जितने भी बातें मैंने लिखी हैं बोर्ड पे, ये सारी बातें बिजनेस इवेंट्स हैं। व्हाट आर द बिजनेस इवेंट्स? दीज आर द बिजनेस इवेंट्स। तो जब मैंने कहा कि पहला कंपोनेंट इज रिकॉर्डिंग, तो पहले कंपोनेंट ने आपको ये समझाया है कि मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस इवेंट्स। आप इन तमाम बिजनेस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अब आपने कहा, किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर रिकॉर्डिंग तो वो शॉपकीपर भी करता है जिसने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं। तो आप ऐसा क्या कमाल करते हैं, आप मुझे समझाने के लिए आ गए कि अकाउंटिंग पढ़ो। एक दुकानदार है, वो इतना लाखों रुपए का कारोबार करता है, रोजाना एक पर्ची निकालता है, पर्ची पे नोट करता है, पर्ची को किताब में दबाता है, वो घर चला जाता है। तो वाई देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग? यस, इस ही वजह से अगर मैं इस पे यहाँ पे एक सेपरेट साइट पे मेंशन करूँ कि इश्यूज क्या हैं रिकॉर्डिंग में, यही तो इश्यूज हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाती है और आपको पढ़ना पड़ती है। ये बाकी जो दुकानदार था वो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग नहीं फॉलो कर रहा था, उसके पास चांसेस ऑफ एरर बहुत हाई हैं, वो जो भी रिकॉर्ड करेगा उससे गलती हो सकती है। फिर इसी तरह से वो इवेंट रिकॉर्ड करेगा शायद कैश की बेसिस पे, जिस दिन कैश आएगा उस दिन सेल रिकॉर्ड कर लेगा, जिस दिन कैश नहीं आएगा उधार सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा उसके पास। इसी तरह सप्लायर को भी जब कैश में पे कर रहा होगा उस दिन एंट्री रिकॉर्ड करेगा, उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये जो एक यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं होगी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी, तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ हैं, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और एफबीआर, वो आपसे आके कहेंगे जनाब आप ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं, आपने लास्ट ईयर कितना कमाया और कितना टैक्स दिया। तो कहेगा सर मैंने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, मेरी तो इनकम इतनी थी। कहेगा कैसे मैं मान लूँ तुम्हारी इनकम इतनी थी? तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग वो चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना सिखाती है जो कि एक सीक्वेंस में हो। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिया मैंने कि कारोबारी वाक़यात में वो तमाम लेन देन शामिल है जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कारोबार से, मसलन खरीद व फरोख्त, दीगर कारोबारी अखराजात, ये वाक़यात मुख्तलिफ तरीक़ों से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और हर कारोबारी शख्स अपने आसानी को देखते हुए ट्रांजैक्शन को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिकॉर्ड कर सकता है। हम ये नहीं चाहते। अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो कोई तरतीब किसी की नहीं होगी और हर शख्स अपने तरीके से रिकॉर्ड करेगा और
जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा उसको समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? समराइजिंग। बिजनेस इवेंट्स आर समराइज्ड ड्यूरिंग यूजिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। वो कौन से यूज करेंगे आप? प्रिंसिपल्स एंड रूल्स वो आप यूज करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स आपने अक्सर सुना होगा कि जनाब डेबिट एंड क्रेडिट बहुत यूज होता है अकाउंटिंग के। ये एक डबल एंट्री सिस्टम जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम आपको डिटेल में उस वक्त समझाएंगे, जिसमें मैंने मेंशन किया है टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर्स। बट बात जो असल समझने की वो ये है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड इन इट। एक दिन में कई हजार ट्रांजैक्शन जो होती हैं बिजनेस की, तो क्या ये पॉसिबल है कि रोजाना इतनी सारी ट्रांजैक्शन को निकाला जाए और आप हिसाब किताब करें? अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें वो तमाम ट्रांजैक्शन समराइज फॉर्म में आपको मिल जाए। वो समराइज फॉर्म क्या हो सकती है कि आज मेरे बैंक में कितना कैश आया। वो समराइज फॉर्म क्या हो सकती है कि आज टोटल कैश कलेक्शन शॉप पे कितनी हुई। वो समराइज फॉर्म क्या हो सकती है कि आज मैंने टोटल अपने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट की और किस किस सप्लायर को कितनी की, सिर्फ एक समरी में दिखा दो। आज मैंने अपने कस्टमर से कितनी कलेक्शन की, कितने को उधार बेचा, कितनों से उधार रिसीव किया और कितनों को कैश सेल्स की, एक समरी में दिखा दो। तो ये सब बातें, इसी तरह से मैंने आज या इस महीने में कितने लोगों को एक्सपेंसेस अपने पे किए, रेंट पे किया, सैलरीज पे की, यूटिलिटीज पे की, ये सब समराइज फॉर्म में दिखा। तो ये अकाउंटिंग का जो सेकंड फेज है वो उस इंफॉर्मेशन को जो आपने बहुत सारी थाउजेंड्स और थाउजेंड ट्रांजैक्शंस की हैं उनको गैदर करके एक जगह पे करके उनको समराइज करती है। और समराइज करने के बाद थर्ड फेज आता है क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन में अब आप चीज़ें बहुत मतलब कंपाइल कर लेते हैं और कॉम्पैक्ट होती जाती हैं। वो कैसे कॉम्पैक्ट होती जाती हैं? आप सबसे पहले कहेंगे अच्छी अच्छी अच्छा जी ये बताएं कि इज देयर एनी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। 5 तरह के आइटम्स हमसे हम डील करेंगे। जैसे मैंने राइट साइड पे एक मेंशन किया, एक चार्ट बनाया हुआ, उसका हेडिंग है लिस्ट ऑब्लिक चार्ट ऑफ अकाउंट। ये चार्ट ऑफ अकाउंट ये बताएंगे कि जितने तरह के अकाउंट हो सकते हैं, जितनी तरह के अकाउंटिंग हेड्स हो सकते हैं, वो इसके अंदर होंगे। जैसे एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस। ये थाउजेंड्स जो ट्रांजैक्शंस थी, वो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन इस किसी ना किसी हेड में फिट होगी। तो इसका मतलब समराइज हो गई और फिर क्लासिफाई भी हो गई। क्लासिफाई कैसे हो गई? अंडर द हेडिंग ऑफ एसेट क्लासिफाई हो गई, या अंडर द हेडिंग ऑफ लायबिलिटी क्लासिफाई हो गई, या अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंस। इन 5 के अलावा वो कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, अब एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल लायबिलिटीज क्या होती हैं, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बट ये समझिए कि जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है उनको जब एक लिस्ट में तरतीब किया जाएगा और बिल्कुल एक लिस्ट फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो वो आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ समराइज इंफॉर्मेशन डिफरेंट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स, राइट। अच्छा, फिर आप आ जाएं आफ्टर क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर रिपोर्टेड टू डिफरेंट यूजर्स फॉर देयर इफेक्टिव यूज। अच्छा, फिर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया हुआ है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट शायद आपने कभी टर्म सुनी हो, जिन्होंने नहीं सुनी कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं कोई डिफरेंट टर्म्स यूज आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा। इनकम स्टेटमेंट वो है जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का डिफरेंस दिखाएगा। जो कमाया आपने और जो पैसे खर्च किए, उनका जो डिफरेंस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब असल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टू रिपोर्ट एंड हाउ टू रिपोर्ट। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे और कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हमें ये बताया जाता है रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कि कैसे रिकॉर्ड करना है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने, ये सिर्फ हम नहीं यूज करते, ये दुनिया भर में यूज किए जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट है आपका क्या अर्न किया और क्या लूज किया, और बैलेंस शीट जो है वो आपकी हर साल की रिपोर्ट कार्ड की तरह है। आप इस साल जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया था तो उस साल आपकी ये रिसोर्सेज थी, एक साल के बाद आपके बिजनेस की ये पोजीशन थी, वो बेहतर हो गया या वो खराब हो गया, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो बैलेंस शीट अपने बैलेंसेस को शो करती रहेगी और बताती रहेगी कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है, एज अ बिजनेस हम कैसा जा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। और उस बेस पे फिर आप डिसीजन लेंगे। इंटरनेशनल और लोकल स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। मतलब जैसे मैंने टर्म यूज़ की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो ये दुनिया भर में कहीं भी आप चले जाएंगे
किसी भी मुल्क में चले जाएंगे तो या तो उनके लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होंगे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे होंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जनरली हम कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये समझ लें अकाउंटिंग के लॉज हैं, ये बताते हैं कि आपने इनको फॉलो करना है। तो ये लॉज और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स क्यों बनाए हैं? इसीलिए बनाए हैं कि आप कहीं भी चले जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, तो आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में वही सेल्स लिखी होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एक्सपेंसेस लिखे होंगे या बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज लिखे होंगे। तो ये सिमिलैरिटी होगी या यूनिफॉर्मिटी होगी। रिपोर्टिंग पीरियड इज सेलेक्टेड बाय ईच बिजनेस। रिपोर्टिंग पीरियड को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग पीरियड से क्या मुराद है? रिपोर्टिंग पीरियड से जनाब मुराद ये है कि आपने जिस दिन बिजनेस शुरू किया, हो सकता है वो मार्च हो सकता है वो अप्रैल हो, लेकिन आप अपना हर एक अकाउंटिंग पीरियड जरूर रखेंगे हर साल के लिए, और ताकि आपको भी पता हो कि मैंने इस दिन से लेकर इस दिन तक का हिसाब करना है और मुझे उसको कंपेयर करना है पिछले साल से। तो अगर आपने 31 दिसंबर अपना ईयर एंड रख लिया तो इट मीन्स कि आप हर साल 31 दिसंबर पे अपना अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मकसद क्या है? ताकि आपको 31 दिसंबर में पता चला कि मैंने इस साल मुनाफा कमाया या मैंने नुकसान उठाया, या मुझे इन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, या मुझे इन एरियाज में मैंने अच्छा काम किया और इसको मुझे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। सो देयर आर मल्टीपल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें गवर्नमेंट है, ओनर्स खुद हैं। आप अगर ओनर हैं बिजनेस के तो आप कहेंगे यार मुझे हिसाब किताब पता हो। आप अगर गवर्नमेंट आपसे अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ आपसे आके मांगने आती हैं और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करती हैं तो आप उनको दिखाने की पोजीशन में हो। आपके एम्प्लॉयज़ आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो कैसा काम कर रही है। आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो की डिसीजन मेकर्स हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि हमें बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जा रही है। आप कि जो बैंक है जो आपको लोन देता है वो इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है कि जी मुझे हर साल हर ईयर एंड पे आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं, ताकि मुझे पता हो मैं आपके साथ इन्वेस्टर हूँ, मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं और अगर आपने मेरे वो पैसे डुबो दिए तो मुझे नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पूछने का राइट है। सप्लायर्स आपसे पूछ सकते हैं, आपके कस्टमर्स पूछ सकते हैं। सप्लायर इसलिए पूछेगा कि उसने आपको गुड सप्लाई करना है और आपको गुड्स तो सप्लाई कर दिए, आपने पैसे उधार का वादा किया और नहीं दिया तो वो डूब जाएगा। कस्टमर्स आपसे इसलिए पूछ सकता है कि अगर आपका कोई बिग बायर हो तो वह पूछेगा कि मैंने आपको सामान को ऑर्डर दिया था क्योंकि मुझे आगे किसी को देना था और आपने ही मुझे टाइम पे नहीं दिया और आप खुद तबाह हो रहे हैं तो आप मुझे भी फंसाएंगे, इसलिए मेरी भी मिसकमिटमेंट हो गई। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं रिव्यू करूं। तो जनाब हर शख्स या कारोबार हिसाब किताब के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेगा तो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुनिया भर में रिपोर्टिंग के यकसा फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हमने अभी तक स्टडी किया है, इस टॉपिक में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश की है, 4 कंपोनेंट्स की बात की है। तो आप इन 4 कंपोनेंट्स को हमेशा रिकॉल करें और आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकॉर्डिंग, और उसको किस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू किस किस फेज से गुजर के रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले आगे चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटीज कौन कौन सी हैं? नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे इनको तो रिकॉर्ड करने की शायद जरूरत ही ना हो, इनकी रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है। हर इदारे को अकाउंटिंग की जरूरत है, चाहे वो वेलफेयर ट्रस्ट हो, चैरिटेबल कंपनीज हो, हॉस्पिटल्स हो, मिशनरी स्कूल्स हो, पब्लिक एंटिटीज हो, बिजनेस यूनियंस हो, ट्रेड एसोसिएशंस हो, क्लब्स हो, क्रिकेट अकेडमीज हो, किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, उन सबको अकाउंटिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जहाँ पे लोगों को आपने रेंट देना होगा, सैलरीज देनी होगी, कोई ना कोई चीज़ परचेज करनी होगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन की इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे कैश के, तो वहाँ पे हमें ये पता होना ज़रूरी है। उसका ऑडिट भी हो सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई पैसे आए कहाँ से और गए कहाँ पे। तो जब तक आप उसकी रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा।
तो इसलिए हर इदारे को, और चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या वो ट्रस्ट हो या अस्पताल हो, सबको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है रिकॉर्डिंग की। अच्छा जनाब, फिर आता है सवाल कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। यस ऑफ कोर्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में मैं इसको 3 हिस्सों में फर्दर क्लासीफाई करता हूँ। एक वो सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, एक ट्रेडर्स हो सकते हैं और एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर्स कौन हो सकते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत कॉमन है, आपके बैंक्स हो सकते हैं, रेलवे, पीआईए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। इसके अलावा आप ये देखें कि जो ट्रेडर्स हैं वो इम्पोर्टर्स, रिटेलर्स, सुपरमार्ट्स, होलसेलर्स, ये सारे ट्रेडर्स के एग्जांपल हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो डिफरेंट तरह की वैल्यू एडिशन करते हैं, वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हो या वो सीमेंट हो या वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो या वो घी हो या वो स्टील हो, शुगर हो, फार्मास्यूटिकल हो, दवाई बनाते हो, दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर्स। तो ये वैल्यू एडिशन करके एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी वैल्यू चार्ज करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स की अकाउंटिंग भी हम समझेंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स की अकाउंटिंग ज़रा रिलेटिवली इजी होती है, क्योंकि उसमें एक शख्स कोई फिजिकल गुड नहीं बना रहा होता, तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती। सिंपल ये होता है कि उसने अपनी सर्विसेज दी और उस सर्विसेज के पैसे ले लिए। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब अपनी सर्विसेज देते हैं और कहते हैं जी हम ये फ़ी चार्ज करेंगे, हमारी ये फ़ी है। करेक्ट। फिर आप आइए सर्विस प्रोवाइडर्स की। जैसे मैंने एग्जांपल आपसे डिस्कस कर ली, ट्रेडर की मैंने आपसे एग्जांपल डिस्कस कर ली, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात आपसे कर ली। तो ये उसी चीज़ को तीन सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर मैंने क्लासीफाई किया है। तो आपको प्रेजेंटेशन पर्पज से समझने में और आसानी होगी कि इन तीनों की, तीन मेन कैटेगरीज की अकाउंटिंग में भी थोड़ा थोड़ा स्लाइड आपको फ़र्क नज़र आएगा। विल डिस्कस इट लेटर। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, ये दिस इज पार्ट ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो ये आपको बहुत सारी जगह ट्रबल करती है। ये एक साहब हैं जो कि स्पॉन्सर हैं, इन्वेस्टर हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक बिज़नेस शुरू करूँगा। और वो बिज़नेस जब शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा कि अज्यूम करें कि आज January 1 है 2020, और आई सेट अप अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹500,000 कैश। द बिजनेस रन इन द नेम ऑफ मास ट्रेडर्स। अब इन्होंने एक एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक एंटिटी बना दी मास ट्रेडर्स के नाम से। मास ट्रेडर्स को इन्होंने कहा कि मैं 5 लाख रुपए देता हूँ। मास ट्रेडर्स एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी कहलाएगी। ये और मास ट्रेडर्स अब अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये फंड सिर्फ मास ट्रेडर एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल करेगा, और मास ट्रेडर्स एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट ट्रीट किया जाएगा। मास ट्रेडर्स कैश रिसीव करेगा फ्रॉम कस्टमर्स, मास ट्रेडर्स सप्लायर्स को कैश पे करेगा। इट विल एक्ट एज आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। इफ दिस एंटिटी परफॉर्म्स वेल, मास साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर ये एंटिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, अगर ये एंटिटी परफॉर्म नहीं करेगी, अच्छा लॉसेस करेगी, तो उनका कैपिटल और उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी या ज़ाया हो जाएगी। तो जब भी कभी कोई शख्स किसी कारोबार में इन्वेस्ट करता है तो बज़ाहिर तो आपको ये लगता है जी इनका बिजनेस है। यस, वो उनका बिजनेस है, बट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन आज से आपने हमेशा याद रखना है कि वो सेपरेट एंटिटी तस्वुर किया जाएगा, और उसका उस एंटिटी से ताल्लुक ज़रूर होगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसकी फिक्र करेगा, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी ट्रीट की जाएगी जिसको आपने 5 लाख का कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। एग्रीड जनाब। उसके बाद मास ट्रेडर्स ने 5 लाख रुपए रिसीव कर लिया। अब मास ट्रेडर्स के पास 5 लाख रुपए हैं, किस लिए? खर्च करने के लिए। डिफरेंट जगहों पे खर्च कर दें, जहां दिल चाहे खर्च कर दें। क्या इसमें से मास ट्रेडर्स में से ये अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर सकते हैं? क्या कोई शॉपिंग कर सकते हैं? नो। ये मास ट्रेडर्स के फंड्स हैं। मास ट्रेडर्स के फंड्स मास ट्रेडर्स की बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज किए जाएंगे। These funds can be utilized for the purchase of assets। बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज करना है, इन फंड्स को आप यूज कर सकते हैं कोई मर्चेंडाइज खरीदने में, इन फंड्स को आप यूज कर सकते हैं कोई बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस करने में, एडवर्टाइजिंग में, सैलरीज में, लेकिन इन फंड्स को मास साहब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये है
कि business entities are established assuming that business entity will continue to operate in foreseeable future. अब ये foreseeable future क्या है? जब भी कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि जी मैं ये बिजनेस आज स्टार्ट करूँ कल बंद कर दूंगा। अगर कल बंद ही करना हो तो बिजनेस स्टार्ट क्यों करें? और अगर कोई ये ख्वाहिश रख ले तो फिर उसको बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आई अज्यूम मास ट्रेडर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो इन फ्यूचर। यस, दिस शुड बी द अंडरलाइंग assumption. I hope the entity will grow and it will generate profits every year. ये कहते हैं कि जी मुझे उम्मीद है कि ये एंटिटी हर साल प्रॉफिट जनरेट करेगी। यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मास ट्रेडर्स हैव नो इंटेंशन टू शट डाउन बिजनेस ऑपरेशन। किसी की कोई इंटेंशन ना थी ना है इसको बंद करने की। यस, बट इसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते कि कल को कभी लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस हो सकते हैं, जब लॉसेस होंगे तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, लॉसेस होते हैं, तो ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर देते हैं कि गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम कंपनी को हो रही है और ऐसा लगता है कि फोर्सिबल फ्यूचर में बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो जनाब, हम इस चैप्टर्स के बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं। मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है नेचर ऑफ अकाउंट्स का। देयर आर 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग जो है वो सारी इन्हीं 5 नेचर्स के साथ इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। और ये 5 नेचर्स हैं: लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। मैं इसको आपके लिए ऐसे प्रेजेंट करूं अगर कि जो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल हैं, इनको हम कह देते हैं परमानेंट नेचर अकाउंट्स या मुस्तकिल अकाउंट्स। और जो नीचे 2 अकाउंट्स रह गए हैं, नेचर्स रह गई हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, इनको हम कह देते हैं टेम्पररी नेचर अकाउंट्स, आरजी अकाउंट्स। इसको हम क्यों ऐसा कहते हैं ये हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। नॉट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल। Assets are those expenditures from which future economic benefit expected to flow to an enterprise. एसेट क्या होता है? मैं सिर्फ आपको एक प्रीएम्बल सेट करने के लिए ये बता रहा हूँ। मैं इसकी डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एसेट्स वो है जिससे फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता हो। आपने आज कोई चीज खर्च की, आपने रास्ते से जाते हुए आइसक्रीम खा ली, क्या वो एसेट है? नो। आपने पैसे खर्च किए उस पर, बट वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगी। आपने कंज्यूम कर लिया, उसका बेनिफिट अभी ले लिया, तो उसको आप एक्सपेंस जरूर कह सकते हैं, आप उसको एसेट नहीं कह सकते। आपने कार खरीदी और वो कार आपको मालूम है कि वो कम से कम 5 साल आपको बेनिफिट देगी, पेमेंट आप आज कर चुके हैं, तो क्या वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? यस, यू विल रिसीव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और वो आपको 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, कई सालों तक मिलता रहेगा। तो इसी तरह से हम इन एसेट्स को फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे। मैंने एसेट्स की बेसिक्स की आपको डेफिनेशन बता दी है। इसका हम डिटेल एनालिसिस आगे चल के करते हैं। हर चैप्टर के साथ मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स को मालूम है कि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। ये स्टाइल हम हर लेक्चर में फॉलो करेंगे। एंटिटी इज आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी और is like a human being or a powerful personality, all of the above. आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर is correct? Artificial personality. Traders and manufacturers are A, B, C, D. D. Traders and manufacturers are profit oriented entities. No. Traders and manufacturers are profit oriented entities. Yes. तो ये बिल्कुल सही, यही जवाब हमारा करेक्ट है। अकाउंटिंग फंक्शंस इंक्लूड, अकाउंटिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। क्या आपको लगता है सब है? यस, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग: ऑडिट ऑफ इवेंट्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट्स, टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स। नन ऑफ द अबव। Of course, timely recording of events. It is an artificial unit developed to attain predetermined organization goals. Separate legal entity, local entity, business class, business administration. Separate legal entity is the right answer. Non-profit organizations run on the following principle: profit,
loss, no loss, no profit, all of the above. No loss, no profit. According to business entity concept, A, B, C, D. So the correct answer is A. Business and its owners are treated as two separate parties. Yes, of course, they are two separate parties. User of the financial accounts. कौन कौन यूजर हो सकते हैं? क्या बैंक, tax authorities, owner of the business, all of the above? Yes, your answer is correct. Five nature of account exists. If two are revenue and expense, rest three would be कौन से थ्री हो सकते हैं? Asset, liabilities and capital. Yes, your answer is C. So answer C is correct. तो ये जो मैंने आपको MCQs प्रेजेंट किए हैं, ये इस बुक के अंदर अगर आप चाहें प्रैक्टिस करना, बिकॉज एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, देर आर 2 sets of 25 MCQs each. तो आप पेज 19 से स्टार्ट करें, बुक खोलें, इसको मार्क करें और सेट 1 को ट्राई करें कंप्लीट करने. हो सकता है कि सेट 1 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो अगले लेक्चर में कवर हो रहे हो, तो आप उसके साथ मर्ज करके कर लीजिएगा. लेकिन जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं उसको अटैम्प्ट जरूर करें. जब भी एमसीक्यूज करें तो टाइम सेट करके, टाइम एलोकेट करके आप प्रैक्टिस करें. आई कैन गारंटी यू कि आपने जो कॉन्सेप्ट आज लर्न किए हैं और आप सिर्फ इससे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगे और आइंदा आने वाली जितनी अकाउंटिंग स्टडीज़ हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ अकाउंट्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स पढ़ेंगे, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी अकाउंट्स को और एनालाइज करेंगे, कैश अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन डेप्थ स्टडी करेंगे. ये कुछ लेक्चर स्लाइड्स हैं जो आने वाले लेक्चर में फॉलो होंगी. बस आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं हमारे, वो आपको थ्रू बेल आइकन इंटीमेट कर दिए जाएंगे और आप टाइमली इन लेक्चर्स से स्टडी कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग. स्टे ब्लेस्ड.